वेलकम बैक टू स्थिति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है रीट एग्जाम 23 जुलाई 2011 को जो पेपर हुआ था उसके बारे में आज पूरा एनालाइज करेंगे। किस प्रकार का पेपर आया है जो कि आपके आगामी एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। इससे पहले हमने 2022 का पेपर पूरा एनालाइज कर लिया है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन, यदि आपने उसको नहीं देखे हैं तो उसके जाकर भी देख लें। तो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की बिना किसी देरी की। आज का जो पहला सवाल है वह है खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, सबसे पहले ऑप्शन पूर्व बाल अवस्था। हाँ, पूरी बाल अवस्था मानी जाती है 2 से 6 वर्ष की। वैसे तो सभी विद्वानों ने अलग अलग माना है, लेकिन जो कि प्रश्न की दृष्टि से हम इसे मानते हैं करने के हिसाब से, जो पूर्व बाल अवस्था की जो एज है वो 2 से 6 वर्ष की मानी जाती है। उत्तर बाल अवस्था की एज जो मानी जाती है 6 से 10 की। 0 से 2 यानी जन्म से लगाकर 2 वर्ष का जो बालक है वो शैशवावस्था कहलाता है और 10 से आगे किशोरावस्था कहलाई जाती है। तो खिलौनों की जो आयु है वह कहलाती है पूर्व बाल अवस्था, क्योंकि इस समय बच्चा खिलौनों से खेलता है। उत्तर बाल अवस्था खेल की आयु कहलाती है, क्योंकि वह स्वयं खेल खेलता है। और शैशवावस्था में अनुकरण से सीखता है। इस प्रकार की ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको जो बाल्यावस्था हो गया, अधिगम हो गया, उनसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको ध्यान से देखना, यह प्रश्न विवादापूर्ण है, क्योंकि 2011 में जब इसका आंसर माना गया था तब इसमें आंसर खेलने की अवस्था को माना गया था, क्योंकि जो पूर्व बाल्यावस्था है वह की क्या है, खिलौनों की आयु है। खिलौनों की आयु है, खिलौनों की आयु। लेकिन 2022 में पेपर होता है, उसमें दल व समूह में रहने की अवस्था को किशोरावस्था में सम्मिलित किया गया था। लेकिन जब जो कि यहाँ पर आंसर माना है उस समय, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान में रखना है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो आपको इसमें मान लीजिए बच्चा जो पूर्व बाल्यावस्था है उसमें प्रश्न भी करता है, अनुकरण करने की अवस्था भी मानी जाती है, और कुछ विद्वान इसमें दल समूह रहने की अवस्था को भी सम्मिलित करते हैं। लेकिन खेलने की जो अवस्था है वह किस बाल्यावस्था की व्यवस्था है, तो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता मानी जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। आपको दिमाग में रखना है सबसे पहले इसके एज ग्रुप क्या है। तो उत्तर पूर्व में आ जाएगा अपने क्या है, 2 से 6 वर्ष है। तो उत्तर का क्या हो जाएगा, 6 से 10 वर्ष का बालक आसानी से द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र को समझने के लिए, परिवर्तन समझने के लिए तैयार माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का अर्थ है परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की संख्या। इस प्रकार के प्रश्न में आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है, लेकिन आपको इसमें से सबसे बेस्ट जो आंसर है वो देखना है, क्योंकि विकास कब संभव है, विकास कब संभव है, जब वो बालक परिपक्व होगा। बिना परिपक्व के विकास संभव नहीं है। तो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला क्या कहलाती है, तो विकास कहलाती है। तो इसका जो प्रबल आंसर माना जाएगा ऑप्शन डी है, और यही माना गया था क्योंकि ऑफिशियल आंसर की से हमने इसको रिचेक भी किया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 5। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एग्जाम में ध्यान रखना, नहीं है पूछा है कि सत्य है। विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, बात बिल्कुल सही है। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता। आपको एग्जाम ऐसा नहीं डायरेक्टली यहाँ कर दिया, इसको डायरेक्ट ऑप्शन में भर दिया हमने, ऐसा नहीं है। आपको चारों ऑप्शन को देखना है, चारों ऑप्शन में से निकालना है आंसर कौन सा सही हो सकता है। तो इसको आप राइट नहीं करें, लेकिन जहां पर आप श्योर है हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, वहां पे आप टिक लगा सकते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रभावित करता है, संस्कृति का विकास पर डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, हमने विशेषताएं देखी है बहुत सारी। बाल्यावस्था में किस प्रकार की विशेषता होती है, सबकी अलग अलग होती है, तो ये भी है। लेकिन उकसाने और किसी उकसाने से यदि विकास हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन इसका कहाँ आंसर हो जाएगा, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। इसमें जो प्रश्न अधिकतर बाल्यावस्था से पूछे गए हैं, क्योंकि बाल्यावस्था कौन सी अवस्था है, जब बालक अपने विद्यालय में जो प्रवेश माना जाता है, विद्यालय का जो प्रवेश है
अब अभी वर्तमान में जो 6 वर्ष का बालक है वो प्रथम कक्षा में प्रवेश कर रहा है। तो जो बालक का जो विकास की जो अवस्था हमारे डायरेक्टली टीचर के टच में है वह सबसे महत्वपूर्ण है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था से निश्चित तौर पर प्रश्न आने की संभावनाएं बढ़ जाती है L1 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन, विकासात्मकता कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं। सबसे पहले एज ग्रुप आप दिमाग में रखें, कौन सा होगा इसमें, 6 से लगाकर 10। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बात बिल्कुल सही है। पुरुषोचित या स्त्रोयोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, होना चाहिए आत्मनिर्भर होना चाहिए बालक। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, अपने दोस्तों बनाना, ये सारी चीजें इसकी विशेषता मानी जाती है। लेकिन ऑप्शन बी में जो दे रखा है पुरुषोचित स्त्रोयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये इसका आंसर नहीं माना जाएगा। ये रूढ़िवादिता को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन का, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, ऑप्शन पढ़ते हैं, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक हो सकता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, लाभकारी हो या हानिकारक, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपकी समझ के आधार पर, यानी कि सामान्य कोई बालक परिपक्व है उससे पहले आप उसको क्या कर रहे हो, प्रशिक्षित कर रहे हो, तो किस पे डिपेंड करेगा, वह डिपेंड कर सकता है, वो आपके लिए लाभकारी भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। ये किस पर निर्भर करेगा, किस प्रकार का आपने उसको प्रशिक्षण दिया है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा, प्रबल। नेक्स्ट देखते हैं हम, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज आती है, राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार ये घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, राजू बिजली के गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो ये प्रश्न अधिगम से संबंधित है। अधिगम के हमने सिद्धांत देखे थे, उसमें 3 प्रकार के मुख्य सिद्धांत थे, जो कि शास्त्रीय अनुबंधन, प्रयत्न भूल, क्रिया प्रसूत। सबसे पहले बात करें शास्त्रीय अनुबंधन में किसने दिया था, तो पावलोव ने दिया था। प्रयत्न भूल थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए थे, तो 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। और क्रिया प्रसूत का किसने दिया था, तो स्किनर ने दिया था। और इस सिद्धांत को और पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब बात करें इस प्रश्न के संदर्भ में, एक बालक है राजू नाम का, और वह क्या है, किस बिजली कड़कती है और वह उछलता है। बिजली कड़कती है, वह क्या करता है, उछलता है। तो ये क्रिया, वो उसका उछलना उस बिजली कड़कने से क्या हो गया, अनुबंधित हो गया। जरूरी नहीं है एग्जाम हमेशा वो का वो प्रश्न पूछेगा, घुमा कर पूछ सकता है। आपको सिद्धांत को समझना है, ऐसा नहीं है कि हमेशा पावलो के कुत्ते को लार आएगी तो वो उसका क्या कहलाया, अनुबंधन कहलाया। कॉन्सेप्ट बेस पे प्रश्न बना सकते हैं। तो आपको अधिगम के जो सिद्धांत है उनको बेहतर सीखना होगा, समझना होगा, तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। यानी कि राजू का जो अनुबंधन है कि बिजली के कड़कने से क्या हो गया, अनुबंधित हो गया, और वह क्या करता है, उछलता है। तो ये किस प्रकार के सिद्धांत से संबंधित है, यदि हमने सिद्धांत को व्यवस्थित समझा है तो यह शास्त्रीय अनुबंधन के संबंध में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे संबंधित पावलो के सिद्धांत से शायद मैंने इसका वीडियो पहले पिछली बार बनाया था, तो यदि आपको इसको पूरा समझना है तो वहां पे जाकर भी आप समझ सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सकारात्मक दंड को निम्न में से कौन सा उदाहरण है। दंड 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यदि एक अभी जो वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है, तो बालक को आप नकारात्मक दंड नहीं दे सकते। बालक को आप थोड़ा दंड, जैसे दंड देना अपराध माना जाता है आरटीआई एक्ट के अनुसार, लेकिन अब टीचर करे क्या, तो टीचर सकारात्मक दंड देता है। या तो उसे बच्चे को अलग बिठा दिया हो गया, या फिर उसे मित्रों के द्वारा उपहास हो गया। ये सारी चीजें क्या आती है, सकारात्मक दंड में आती है। आप सोचते हैं कि यार इसका आज उसने होमवर्क नहीं किया है, तो मित्रों के द्वारा उसका क्या किया गया, उपहास किया गया, तो उसको एक शर्म महसूस होती है और अगले दिन वो क्या करके लेके आता है, होमवर्क करके लाता है। तो ये उसके लिए क्या हुआ, सकारात्मक दंड हुआ। तो इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, मित्रों के साथ उपहास। और ऑप्शन अलग भी अपन देख लेते हैं, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ये भी कोई सकारात्मक दंड नहीं है। मिन में निकालना बंद करना, ये भी गलत है। इनमें से सभी, तो ये सारे गलत है। तो मित्रों का उपहास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन में लास्ट में दे दिया है उपयुक्त नहीं है। तो यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, तो बिल्कुल बात सही है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है,
यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायक है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये सारे अभिप्रेरणा से संबंधित है। अभिप्रेरणा भी एक टॉपिक है जिससे 2 क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, यानी कि आपको यदि कोई अभिप्रेरणा है तो ही आप किसी चीज को करेंगे, यानी कि बिना अभिप्रेरणा के आप यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी को देख के कर रहे हो, कि कोई न कोई आपका मोटिव जरूर होगा, उसके लिए ही आप तैयारी करते हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी अभिप्रेरणा को ध्यान में रखकर ही कोई न कोई कार्य करता है। तो व्यक्ति अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये बिल्कुल बात गलत है अभिप्रेरणा से संबंधित। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी उद्दीपन को निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? यदि बालक कोई सीखता है, ये प्रश्न किससे संबंधित है? तो सबसे पहले कौन से टॉपिक से आया है? तो अधिगम से संबंधित है। कहाँ से आया है? अधिगम से। और अधिगम यदि स्थायी होता है, यहाँ पे मुख्य रूप से आप ध्यान में रखिएगा, यदि परिवर्तन स्थायी हो गया, किसी बालक ने सीख कर, तो वो क्या कहलाता है? सीखना यदि उसका स्थायी हो गया, उसने कार चलाना हो गया, बाइक चलाना हो, स्थायी रूप से उसने सीख लिया है, तो वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। उसके व्यवहार में क्या हो गया? वह सीख गया। लेकिन यदि वह कुछ अस्थायी है, यानी कि अभी तक वो पूरा सीखा है जो अस्थायी है, अभी अभ्यस्तता कहलाती है। क्या कहलाती है? अभ्यस्तता। आपको ध्यान में रखना है, सीखना उद्दिगम के निरंतर दिए जाने पर व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को क्या कहलाता है? अभ्यस्तता कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखें, इस वर्ड को भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बात करें, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? यानी कि अभिवृत्ति यानी किसी को एटीट्यूड में कैसा परिवर्तन करना यदि बालक के, तो उस शिक्षक को किस प्रकार की विधि का प्रयोग करना? ऑप्शन ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, यानी कि प्रेशराइज करना कि भाई आपको ये काम करना ही है, आपको होमवर्क करना ही है, आपको मैथ्स पढ़नी ही है, तो आप प्रेशर से कितना ही देर करवा लोगे, आप उससे काम नहीं कर पाओगे। तो यह विधि का प्रयोग वैसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगले ऑप्शन भी आपको एग्जाम में देखना है, ऐसा नहीं डायरेक्टली आंसर मिल गया क्लिक कर दिया, ऐसा नहीं। किसी विचार को दोहराना, दृढ़तापूर्व व्यवहार, ये कर सकते हैं दृढ़तापूर्व, वही करना ही पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत। तो किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन और स्वीकृति, यानी कोई व्यक्ति उसमें स्पेशल है, जैसे अधिकतर देखा होगा कोचिंगों पे जो पूर्व में एग्जाम क्लियर किए हों, उनके इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, ताकि उससे आप अभिप्रेरित होकर अपने पढ़ाई के प्रति आगे बढ़े। ऐसा होता है, देखा है ना आपने। संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना, साहचर्य मतलब पूर्व स्थिति का नई स्थिति के साथ संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है? साहचर्य, यानी कि अपने अनुभव को शेयर करना, स्थापित करना, ये सारी चीजें भी होती है। लेकिन यदि दबावपूर्ण किसी बात विचार के लिए राजी करना, यह एक शिक्षक के लिए शोभनीय नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही नहीं पूछा नहीं है, यहाँ पर सही है पूछा यहाँ पे। तो सबसे पहले, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जरूर, बिना उपलब्धि अभिप्रेरक के अपन जीवित रहेंगे क्या? नहीं। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है। यदि व्यक्तियों के मत प्रतियोगिता का पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाएगा। ये बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन डी। ये कभी कभी रेयर केस में इनमें से सभी, वर्तमान में तो क्या करते हैं, इनमें से सभी दे देते हैं और ऑप्शन अलग ही होता है। लेकिन ये 2011 का पेपर है जिसमें इनमें से सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हुआ है। तो ध्यान में रखें, इनमें से सभी के लालच में न पड़े और अपना एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना करें। यहाँ पर तो 2011 का पेपर है, वर्तमान में एग्जामिनर ने भी काफी तरक्की कर ली है। अब देखो प्रश्न आ गया, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। आप कमेंट करके बताओ, 6 से 10 वर्ष का बालक किस में जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था में जाएगा। किस में जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था में जाएगा। तो 6 से 10 वर्ष का बालक है, सबसे पहले तो अपने विद्यालय में बालक 6 वर्ष का बालक है, आएगा कौन सी क्लास में आएगा? प्रथम कक्षा में आएगा। वैसे तो वर्तमान में 3 वर्ष का बालक भी क्या कर रहा है? 3 वर्ष पूरा कर लिया है तो वो भी विद्यालय इंग्लिश मीडियम में एंट्री कर रहा है। लेकिन 80% विद्यालय अपने इंग्लिश मीडियम नहीं है। वहां पर प्रथम कक्षा में जो बालक आता है वो 6 वर्ष पूर्ण किए हुए आता है। तो जो बालक है किसमें रुचि लेगा? 6 वर्ष के बालक को आप धर्म की शिक्षा देंगे, ऐसा करना है, ऐसा करना है, करेगा? कर तो लेगा, लेकिन यहाँ पर आंसर संभावना नहीं है। मानव शरीर के बारे में भी कर सकता है, यौन संबंधों के बारे में तो बिल्कुल नहीं करेगा। विद्यालय में क्या वो किसमें रुचि लेगा? विद्यालय में रुचि लेगा। कमेंट करके बताइए, आपने विद्यालय में आपको लेके गए थे या फिर आप स्वयं गए थे? यानी कि आपने विद्यालय में रुचि ली थी या रुचि
नहीं ली थी, पर आपको ऑप्शन यहाँ पर डी करना है क्योंकि वह विद्यालय में रुचि लेगा। ये बात अलग है कि आपने रुचि ली या नहीं ली। क्वेश्चन 15, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के बाद में जो अधिकांशतः छिपी रहती है उसमें चेतना के 3 स्तर होंगे। आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो अपन पेपर देखने आ रहे हैं, यदि आपको लग रहा है मेरे को प्रश्न नहीं आ रहे, तो बाल विकास का जो मेन टॉपिक है उनके बारे में जो सिद्धांत है, वो मेन जो वैज्ञानिक है उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए, उन सिद्धांत में क्या बात की है, उनको पहले समझे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। डायरेक्टली आपको ये लग रहा होगा मैम क्या बता रही है, डायरेक्टली आंसर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है तो एक बार यदि आप पहले क्वेश्चन कर लें, उसके बाद इससे संबंधित जो भी चीजें आपको मिलती है फैक्ट यूट्यूब पे, आपके पर्सनल कोचिंग में जो भी पढ़ लें उसके बारे में, उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। तो इसमें सबसे पहले ये जो बात करते एक वैज्ञानिक हुए थे सिगमंड फ्राइड। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणवाद। इन्होंने जो मन के स्तर है वो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन 3 भागों में इनको बांटा था। चेतन अवस्था, मानव मस्तिष्क, इसमें क्या कहा है, मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांश छिपी रहती है। यानी कि उन्होंने एक बर्फ के टुकड़े से मानव की जो चेतना है उसको डिफाइन किया था। इन्होंने क्या कहा था, जो चेतन अवस्था है वह तो केवल क्या है 10% ही है, जबकि 90% बर्फ के अंदर है जो कि किसमें है, अचेतन। यानी कि जो ये स्थिति बात की थी मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, यानी किसने दिया था, फ्राइड ने दिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसको सही माना जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 16, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है। सबसे पहले ये किसका प्रश्न है, तो ये समायोजन है। यहाँ पर बहुत अच्छा सा शब्द यूज किया, प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली। तो जब बालक है एक परिस्थिति से इसके, यदि आपने समायोजन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है प्रत्येक, तो आपको इसमें क्वेश्चन करने में असुविधा नहीं होगी। यदि कोई बालक है वो अपना गुस्सा यहाँ नहीं दिखा पा रहा है, तो अपनी जो परिस्थिति है वो दूसरी जगह प्रस्तुत करता है, तो वह क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। जैसे आपको बॉस ने डांटा है, लेकिन आप बॉस का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आप बाहर जाते जाते फूल पत्तियां हो गए या फिर अपनी पत्नी पे हो गया, बच्चों पर हो गए, उस पर अपना गुस्सा निकाल रहे, ये भी क्या कहलाएगा, विस्थापन। यानी उस परिस्थिति में आप नहीं कर पा रहे हो अपने आप को समायोजित, तो दूसरी जगह आप जाकर अपना जो अंतर की जो समायोजन करने की स्थिति है, गुस्सा फूटता है, वह क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रक्षेपण क्या हो गया, यानी कि यदि आप अभी तैयारी तो कर नहीं रहे हो एग्जाम की, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा यदि आप फेल हो जाते तो आप क्या कहोगे, पेपर तो आउट हो गया है। वैसे तो आउट होते हैं, लेकिन ये सारे प्रक्षेपण यानी किसी दूसरे पर थोपने वाली, मेरी ऐसी परिस्थिति थी मैं नहीं कर पाया, ऐसा कुछ प्रक्षेपण देना, ये प्रक्षेपण कहलाता है। उदात्तीकरण, यानी कि आपने कोई कार्य किया, यदि आप रीट में सेलेक्ट नहीं हुए तो आप क्या करोगे, इससे भी बेहतर, यानी कोई आरएस का एग्जाम निकाल लिया तो आपने अपने आप को समायोजित कैसे किया, आपने उससे बेहतर कार्य करके अपने आप को क्या कर दिया, समायोजित हो गया। और प्रतिक्रिया निर्माण करना, यानी कि ऐसा उत्तर देना समायोजन के लिए कि लोग आगे सामने वाला ये मान ले कि हाँ बिल्कुल बात सही है, कि इस प्रकार की परिस्थिति हुई इसलिए बच्चा क्लियर नहीं कर पाया, यानी प्रतिक्रिया निर्माण कर दिया आपने। तो ये ऑप्शन समायोजन का भी शायद मैंने टॉपिक करवा दिया है, तो उससे आप पूरा समझ लें किस प्रकार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 17वां क्वेश्चन, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन ए, दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्य को, आवश्यकताओं को। जो समायोजन का सीधा संबंध होता है वो किससे होता है, आवश्यकताओं से होता है। आप समायोजन किस लिए करते हो, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं को क्या किया जा सके, संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, बाल अपराध को, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वालीनता। तो इसमें भावात्मक बाधा यानी कि बाल अपराध करता है, सही बात है, भावनात्मक रूप से कमजोर है बालक तो बाल अपराध की श्रेणी में जा सकता है, भाग भी सकता है उस परिस्थिति से, कमजोरों को डराने वाला भी हो सकता है, लेकिन बाधा को प्रस्तुत नहीं करता। जबकि ये जो स्वालीनता है भावात्मक प्रबलता को प्रस्तुत करता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं।
तो जो भी शिक्षा है सबसे मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा के द्वारा सभी बालकों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। इसमें प्रतिभाशाली बालक का भी ध्यान रखा जाता है, निःशक्त बालक है, औसत बालक है, प्रत्येक बालकों को समावेशी शिक्षा यानी कि एक समान शिक्षा उपलब्ध कराना ही गवर्नमेंट का उद्देश्य माना जाता है। तो इसमें आंसर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना, दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। ये जो तीनों पॉइंट हैं ये क्या है? मानसिक मंदता की विशेषता है। लेकिन जबकि अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना यानी कि दूसरों के साथ संबंध कम होना, ये जरूरी नहीं है कि वो मानसिक मंदता को प्रदर्शित करे। ये एक व्यक्तिगत है। कोई प्रतिभाशाली बालक भी दूसरों से मेलजोल कम रखता हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मानसिक मंदता बालक वाला ही अंतर व्यक्ति संबंध में कमजोर होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है। शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण। यानी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाना है तो सबसे पहले वातावरण, जहाँ पर विद्यालय का वातावरण और अध्यापक की भूमिका इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे तो ये सारे हैं लेकिन जो प्रबल आंसर माना जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन 22 की, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य। आरटी से संबंधित मैंने शायद सारे 2009 से संबंधित पूरा एक एक चीज डिस्क्राइब कर रखी है। उसमें जाकर आप देख सकते हैं कमजोर वर्ग बालक क्या है, कौन सा बालक, किस बालक की परिभाषा क्या है, सारी चीजें वहां पर डिस्क्राइब कर रखी है। तो कमजोर वर्ग बालक क्या है? ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसा जरूरी नहीं है, प्रबल आंसर नहीं है। ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं, यानी कि 2.5 लाख जो कि मानी जाती है कमजोर वर्ग बालक के लिए वर्तमान में। तो इसका जो प्रबल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कक्षा 1 और कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए विद्यार्थियों की 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या हो? यदि आरटी 2009 पढ़ते हैं उसमें यदि बालक की संख्या 200 से कम है तो शिक्षक और अध्यापक का जो अनुपात है 1:30 है। लेकिन आंकड़ा यदि 200 से ऊपर जाता है तो वो क्या कहलाता है? उसमें 1:40 का अनुपात चलने लग जाता है, जिसमें HM अलग होता है, यानी प्रधानाध्यापक के पद को सम्मानित नहीं किया जा सकता, उनको अलग रखा जाएगा। यानी 200 से अलग बालक है, जैसे कि किसी प्राथमिक विद्यालय में 250 है तो वहां पे कितने अध्यापक होंगे? सबसे पहले तो 200 से अधिक है, 40 पे 1 हो जाएगा अनुपात, और एक पद किसके लिए होगा? सृजित प्रधानाध्यापक के लिए। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान आपके लास्ट यूनिट है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूचना संकलन का कार्य ही किया जाता है। यहाँ पे ये सारा ऑप्शन प्रबल लग रहे हैं। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन सूचनाओं का संकलन तो किया जाता है, लेकिन उसका व्यापक स्तर पर इसके द्वारा यानी कि मेन मोटिव थोड़ी होता है ये सूचना संकलन करना, किसी के आंकड़े इकट्ठे करना, ये इसका मोटिव नहीं होता है। इसमें देखो व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। किसी विशिष्ट समस्या होगी तभी तो उसका अनुसंधान किया जाएगा, और समस्याओं के समाधान के लिए ही तो किया जाता है। तो ऑप्शन ये सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापक स्तर लिख दिया। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? अधिकतर अपन क्वेश्चन देख रहे हैं 2011 वाली में, तो लास्ट में नहीं है क्या क्वेश्चन ज्यादा हमको देखने को मिल रहे हैं। कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं, बिल्कुल बात सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, शिक्षण अनुवेशन है, यहाँ पर पकड़ में आ गया। शिक्षण क्या है? अनुवेशन ना है, अनुदेशन है। खाली द वर्ण की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ध्यान में रखना है आपको। शिक्षण अनुदेशन है, न कि अनुवेशन। शिक्षण से सुधार किया जा सकता है। वैसे यदि आपको नहीं भी आता तो भी ये सारे तीनों ऑप्शन अपन को इजी लग रहे हैं। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। औपचारिक अनौपचारिक होता है, जरूरी नहीं है कि आप शिक्षा विद्यालय में प्राप्त करो। आपको राह चलते हुए व्यक्ति भी कह सकता है कि आपने सही से चलो, ढंग एक तरफ चलो, टक्कर ना लग जाएगी, क्या होगी? अनौपचारिक शिक्षा होगी। पूरा
जो कचरा है वो डस्टबिन में डालो, ये सारी अनौपचारिक शिक्षा होगी। इसके लिए आपको यूनिक औपचारिक और अनौपचारिक क्या होती है शिक्षा। और विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण कला अपने आप में है। तो यदि नहीं भी आता आपको अनुदेशन वाला पॉइंट तो भी आप इस ऑप्शन को सही कर लेते, यदि ध्यान से उस क्वेश्चन को समझा जाए तो। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 गुणवत्ता आयाम शिक्षा के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षक अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संचरित अनुभव को, बालकों के लिए संचरित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार में। इसमें जो प्रबल आंसर है वह क्या है, बालकों के लिए जो अनुभव है और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए ही मेन जो गुणवत्ता आयाम को प्रस्तुत किया गया था। एनसीएफ 2005 में निम्न में से परीक्षा संबंधी सुधार सुझाया गए हैं। कक्षा एक्स यानी कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। आपने देखा होगा बोर्ड के जब भी रिजल्ट आते हैं 1-2 हमें सूचनाएं मिलती है कि 1-2 ने फांसी लटका ली, तो ऐसा माना जाता है। आजकल तो वर्तमान में तो बोर्ड एग्जाम को एकदम लाइटली ले लिया, लेकिन उस समय पर क्या होता था, 10वीं एग्जाम को 12वीं एग्जाम को इतना हाई लेवल माना जाता था कि ऐसा माना जाता था कि बोर्ड का एग्जाम नहीं होकर यानी कि किसी बॉर्डर पे भेजा जा रहा है, तो ये परीक्षा क्या की जाए, ऐच्छिक की जाए। 2005 में ऐसा सुझाव दिया गया था। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं में राज्य स्तर पर परीक्षा संचालन करना, ये कोई मोटिव नहीं था। प्रतियोगिता परीक्षा से एनसीएफ का कोई लेना देना नहीं है। इनमें से ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया क्योंकि 2 गलत हो गए। तो ऑप्शन ए जो बोर्ड एग्जाम है उसको क्या करना चाहिए, ऐच्छिक करना चाहिए, बालकों को बर्डन नहीं करनी है बिल्कुल। दबाव को कम करने परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं को अंतरण, विद्यालय शिक्षा में विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा, विभिन्न वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा तो वैसे हो ही रही है, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों का स्थापना, ये कोई मोटिव नहीं है। अब बात करें कम अवधि की परीक्षा का अंतरण, यानी कि कम समय में, यानी कि शॉर्ट, पहले क्या होता था केवल अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा होती पूरे साल में से, अब क्या कर दिया इसमें टेस्ट लेना होगा, ये सारी चीजें इंक्लूड करके कम अवधि की परीक्षाओं को अंतरण, कम अंतराल में परीक्षाएं ली जाती है। जैसे 2 लेसन पढ़ा दिए, उन 2 लेसन का टेस्ट हो गया और लास्ट फिर जो टेस्ट होगा वो तीसरा चौथा का होगा। पहले क्या होता था पूरा सिलेबस आता था, 1 से लगाकर आधा सिलेबस पढ़ा लिया, वो अर्धवार्षिक में आ जाता था, यानी कि बर्डन धीरे धीरे बढ़ता गया, दबाव बढ़ता गया, बालक सीखने में कमजोर पीछे होता गया। तो इनके लिए आवश्यक क्या हो जाएगा, कम अवधि की परीक्षा यानी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाए। मुख्य रूप से समझा जाए तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाई समस्या वाले क्षेत्र का पता लगना, उत्पादक जीवन के लिए शिक्षा किस स्तर तक तैयार की गई है पुष्टि प्रदान करना। वैसे ऑप्शन यहाँ पे सभी सही लग रहे हैं, लेकिन जो प्रबल आंसर माना जाएगा ऑप्शन डी माना जाएगा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, प्राथमिक विद्यालयों के बालक के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना जाएगा, वीडियो अनुरूपण द्वारा, प्रदर्शन करके, स्वयं के द्वारा अनुभव, यहाँ पे और इनमें से सभी, यहाँ पर इनमें से सभी नहीं है क्योंकि वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन ये सारी गौण चीजें, जबकि स्वयं द्वारा बालक यदि अनुभव करता है किसी चीज को तो वह बेहतर है उसके सीखने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आज का जो अंतिम प्रश्न था ये। अब बात करें आपके क्विज क्वेश्चन के लिए, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है, स्किनर का है, स्टैंडहॉल का है, किलपैट्रिक का है या फिर थॉर्नडाइक का है। कमेंट करके जरूर बताएं। ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।